Hello everyone, I am Aditya. Welcome you to my channel Crack It with Aditya. आज हम लोग करने वाले हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 3 वीडियो। इससे पहले कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दो मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो मिल जाएंगे। आज हम लोग पार्ट 3 करेंगे और इसके बाद आखिरी वीडियो पार्ट 4 का मैं कल डाल दूंगा। तो बेसिकली ये हमारा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इन 4 पार्ट्स में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आखिरी में एक कोशिश करूँगा विद इन 1 वीक कि एक पूरा एक समराइज वीडियो डाल दूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो अभी तक हमने देखा पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा, एक बार मैं उसका ओवरव्यू 2 मिनट में आप लोगों को करा देता हूँ। उसके बाद हम उसके आगे की चीज़ें डिटेलिंग में करेंगे। तो ये मैं ओवरव्यू करा रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जाऊँगा ताकि आप 2 मिनट में बस जो हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में किया था रिकैप करने के लिए। तो एक बार मैं रिकैप आप लोगों को करा देता हूँ। तो हमने पढ़ा था सबसे पहले नेशनलिज्म पढ़ा था। नेशनलिज्म के बारे में हमने जाना था नेशनलिज्म क्या होता है। तो नेशनलिज्म आप सबको पता है क्या होता है कि फीलिंग ऑफ लव फॉर नेशन या नेशन स्टेट। नेशन स्टेट क्या होता है, तो नेशन स्टेट में जहाँ पे सिटीजन्स शेयर करें, मतलब कि एक कॉमन लोग सिटीजन्स वहाँ के शेयर करें इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री, कल्चर और लैंग्वेज। उसके बाद मैंने पढ़ा था फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म, ये कहाँ पे आया था यूरोप में, ये कहाँ से आया था। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में आपको बताया था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या थी चीज़ें, कि कैसे वहाँ पे चीज़ें बदलती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। कि पहले आपका 1710 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन आता है, फिर नेपोलियन बोनापार्टो आ जाते हैं, फिर उसके बाद उन्होंने सिविल कोड लाते हैं। ये सब बारे में डिटेल में मैंने पार्ट 1 वाले वीडियो में डाल रखा था पूरे डिटेलिंग में। तो उसको आप लोग देख ले। और एक बार ओवरव्यू में बता रहा हूँ, उसके बाद उनके कुछ निगेटिव पॉइंट भी होते हैं। लेकिन एक लोगों के अंदर एक चीज़ आ जाती है यूरोप में कि भाई अब बदलाव आ सकता है। तो उसी बीच बैटल ऑफ वाटरलू होता है, नेपोलियन वर्सेस प्राग नेशन। प्राग नेशन बेसिकली प्रोएशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन। और प्रोएशिया जो थी जर्मनी का ही पुराना नाम है प्रोएशिया, इन सब के बीच हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि ये 4 कंट्री नहीं चाहते थे कि जो सोसाइटी बदली है वो उनके यहाँ भी बदले, क्योंकि उनको डर लग रहा था वहाँ के किंग को कि वहाँ भी बदलाव हो जाता है तो चीज़ें क्या होगी, चीज़ें जो है जो उनकी सोसाइटी है, जो पुरानी सोसाइटी है, जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे वो गरीब लोगों का, वो नहीं कर पाएंगे, तो लोग इनकरेज हो जाएंगे। इसीलिए वहाँ पे नेपोलियन के साथ बैटल ऑफ वाटरलू होता है, उसके साथ ट्रीटी ऑफ वियना भी साइन होती है। उसमें पुरानी सोसाइटी को फिर से स्टेब्लिश कर दिया जाता है फ्रांस में। फिर हमने आखिरी वीडियो में जाना था कि स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी क्या होती है 18वीं सेंचुरी तक। 18वीं सेंचुरी तक बेसिकली 2 टाइप की सोसाइटी होते थे, एरिस्टोक्रेट्स और पीजेंट्री। एरिस्टोक्रेट्स बेसिकली अपर कास्ट अमीर लोग, और पीजेंट्री बेसिकली लोअर क्लास गरीब लोग। फिर हमने देखा था कि 19वीं सेंचुरी तक आते आते एक नई सोसाइटी इमर्ज की थी, मिडिल क्लास, जो कि पढ़ लिख ली थी। तो पढ़ लिख ली थी तो ऑब्वियस सी बात है वो एरिस्टोक्रेट्स के एक्सप्लॉयटेशन को नहीं सहेगी। उन लोगों ने इक्वालिटी बिफोर लॉ, गवर्नेंस बाय कंसेंट, ट्रेड फ्री, इस टाइप की चीज़ें जो थी ये सबको उन्होंने डिमांड किया। उसके बाद हम देखते हैं कि ओवरव्यू हम चैप्टर हमने देखा था। उसके बाद हमने मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में जाना था कि कैसे 2 सोसाइटी बनी हुई थी। एक कंजर्वेटिज्म था। कंजर्वेटिज्म बेसिकली ऐसे लोग होते थे जो एरिस्टोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, जो लोग नो चेंजर, बेसिकली इन शॉर्ट कंजर्वेटिज्म आर नो चेंजर, जो चेंज नहीं चाहते थे, क्योंकि वो अमीर लोग थे, वो कम लोग थे, वो चेंज नहीं चाहते थे। क्यों चेंज चाहेंगे भाई? क्योंकि उनका सब कुछ तो मिल रहा है उनको, बिना कुछ किए, बिना कुछ काम किए उनको सारी चीज़ें मिल रही थी, इसलिए वो चेंज नहीं चाहते थे। उसके बाद एक रिवोल्यूशनरी लोग थे। रिवोल्यूशनरी लोग वो लोग थे बेसिकली जो कि प्रो चेंजर्स है, जो कि चेंज चाहते थे। और कंजर्वेटिज्म लोग जो थे उन लोगों ने क्या किया था, इनके ऊपर बहुत सारे ये कर दिए थे। इनके ऊपर उन्होंने क्या किया था, बहुत सारी जो सेंसस वगैरह है ये सब इनके ऊपर इन्होंने लगा दिया। तो सेंसस वगैरह लगा देने से क्या हो गई थी चीज़ें, इन लोगों को मजबूरन सेक्रेट सोसाइटी वगैरह फॉर्म करनी पड़ी थी। उसके हम देखे थे आखिरी वीडियो में कि एज ऑफ रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था। 1830 से लेके 1848 के बीच में कहा जाता है एज ऑफ रिवॉल्यूशन, क्योंकि इसमें क्या हुआ था इस टाइम पे कि पूरे यूरोप में हंगर, फेमाइन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इसके अलावा ऐसी तमाम तरह की चीज़ें जो वहाँ की जो जनता थी, वहाँ की जो पब्लिक थी, उनको जीने जैसे ये बेसिक नीड्स उनकी पूरी नहीं हो पा रही थी। तो उन लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको लगता था कि ये सरकार के कारण नहीं हो रहा है, वहाँ की राजा के कारण नहीं हो रहा है। तो हमें समझना होगा, एक बहुत ही फेमस कोट है कि वेयर देयर इज एक्सप्लॉयटेशन, आवाज़ भी वहीं से आती है। सिंपल सा समझना है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, लोगों का शोषण जहाँ से होता है, आवाज़ भी वहीं से उठ करके आती है। तो वही वाली चीज़ें थी। इस एज ऑफ रिवॉल्यूशन बहुत सारी चीज़ें हुई। बेल्जियम गॉट सेपरेटेड फ्रॉम नीदरलैंड्स, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। इन सब के बारे में डिटेल में आगे जानेंगे। फिर मैंने आपको बताया रोमांटिसिज्म क्या होता है। तो रोमांटिसिज्म बेसिकली एक फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है। बेसिकली एक फिलोसफर जो यूरोप के होते थे वो लोग कॉन्सेप्ट डाले थे कि जो नई आइडिया डालते थे कि कैसे भाई एक समझ लो कि एक नई आइडिया होना चाहिए, कैसे एक सिंबल से यूनाइट करना, सॉन्ग से करना, पोयम से करना। जैसे इंडिया की अगर मैं आपको सिमिलर करूँ, सिमिलर लाइक इन इंडिया, जैसे गांधी जी का एक राम राज्य का सपना,
ठीक है, एक रोमांटिसिज्म एक उनका करना, या फिर एक इंडिया में भी जब बंकिम चटर्जी का सॉन्ग से यूनाइट करना, वंदे मातरम, इस सब तरह की चीज़ें, भारत माता का पोर्ट्रेट करना, या फिर आपका नेशनल फ्लैग बनाना जिससे लोग यूनाइट हो सके। फिर हम देखेंगे कि आगे हम लोग जानेंगे कि मेकिंग ऑफ जर्मनी, जर्मनी की यूनिफिकेशन कैसे होती है 1871 में, इटली की कैसे होती है, यूके की कैसे होती है। फिर हम लोग जानेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन। नेशन, अब विजुअलाइजिंग द नेशन क्या होता है, तो विजुअलाइजिंग द नेशन समझना है कि नेक्स्ट स्टेप ऑफ रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म में था कि नई आइडिया तो आ गए, नए आइडिया हमें मिल गए, नए आइडिया हमारे पास हैं, लेकिन अब उन नए आइडिया से कैसे हम आगे का प्रोग्रेस करें। हमने नेशनलिज्म तो ला दिया कंट्री में, लेकिन अब आगे क्या, आगे इसको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे देश की प्रगति किया जाए, कैसे देश को प्रोग्रेसिव बनाया जाए, उसको कहते हैं हम लोग विजुअलाइजिंग द नेशन। इसके बाद हम लोग जानेंगे एलोग्रेसी ऑफ नेशन। एलोग्रेसी ऑफ नेशन क्या होती है, तो बेसिकली इसको मैं समझाऊं आप लोगों को, जैसे इंडिया में भारत माता से पोर्ट्रेट किया जाता है इंडिया को, वैसे ही जर्मनी में जर्मीनिया, ठीक है, या इसको जर्मीनिया माता से याद कर लो, एग्जाम में मत लिखना जर्मीनिया माता, जर्मीनिया माता मैं समझाने के लिए बस बता रहा हूँ कि जर्मीनिया से, या फिर फ्रांस में तुम्हारा किससे, जर्मीनिया से जर्मनी, या फिर फ्रांस में तुम्हारा मैरियाना से, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो थी वो आगे बढ़ती जा रही थी। तो विजुअलाइजिंग द नेशन ये हो गया, ठीक। इसके बाद अब हम लोग जानते हैं कि भाई नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म क्या होता है। तो ध्यान से समझो, नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म क्या होता है कि इसको समझना होगा कि देखो नेशनलिज्म तो आ गया, अब सारी जो कंट्रीज जैसे फ्रांस हो, इटली हो, जर्मनी हो, इंग्लिश बेसिकली ब्रिटिशर्स हो, वो सारे अपने क्या कर रहे थे, बाउंड्री को फैलाना चाह रहे थे। तो बाउंड्री को फैलाना चाह रहे थे, एक रेस आ जाएगा तो आपस में एक कंपटीशन होगा तो लड़ाई होगी, जिससे कारण एक एग्जाम्पल है बैल्कन एक जगह है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे नेशंस जो थे वो लोग क्लेम कर रहे थे वो एरिया उनका है, सारे नेशन फाइट कर रहे थे। फ्रेंच बोल रहे थे वहाँ फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है इसलिए वो हमारा है, स्पेनिश बोल रहे थे वहाँ स्पेनिश स्पीकिंग पीपल इसलिए वो हमारा है, जर्मन्स बोल रहे थे वहाँ जर्मन स्पीकिंग पीपल इसलिए वो हमारा है, इटली वाले बोल रहे थे इटालियन है, इंग्लिश वाले बोल रहे थे इंग्लिश इसलिए हमारा है, जो कि बाद में रिजल्ट हुआ वर्ल्ड वार 1 का। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताया कि वर्ल्ड वार 1 कब से कब तक हुआ था, हालांकि मैं बताया था आपको 1914 से लेकर के 1918 तक, ठीक है, ये टाइम था तुम्हारा वर्ल्ड वार का, ठीक। इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या है उसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट टर्म ध्यान में रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंस का इस्तेमाल आगे मैं बहुत करूंगा, और सीबीएसई का पूछा हुआ 1 नंबर का सारा क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट टर्म्स। व्हाट इज एब्सोल्यूट, व्हाट इज यूटोपियंस, व्हाट इज सफरेज, व्हाट इज फेमिनिस्ट, तो ये सब ध्यान रखना। सबसे पहला टर्म है हमारा व्हाट इज एब्सोल्यूट, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वो लोग होते थे, या फिर एब्सोल्यूट को मैं ऐसे समझाऊं कि एब्सोल्यूट आर दोज जो कि गवर्नमेंट है जो अपनी सारी पावर अपने हाथ में रखी हुई है और उस पावर को एक्सरसाइज कर रही है, इस्तेमाल कर रही है, सारे पावर अपने हाथ में। जैसे आज के डेट में इंडिया में गवर्नमेंट के हाथ में सारी पावर नहीं है, हम चाहें तो हम गवर्नमेंट को बदल सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट्स आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट। एब्सोल्यूट्स आर दोज गवर्नमेंट, या फिर दोज सत्ता, या फिर दोज मतलब की रूलिंग पावर या रूलिंग पार्टी जिसके हाथ में सारी की सारी पावर हो, किसी और को पावर ना दे, दैट आर नोन एज एब्सोल्यूट्स। अगला है यूटोपिया। यूटोपिया क्या होता है इसको समझना। यूटोपिया इज ए इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी वेयर प्रैक्टिस प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। यूटोपिया क्या होता है, एक इमेजिनरी है कि इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी है जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी क्या होती है, तो जैसे देखो इंडिया में, मैं इंडिया की तरफ से समझाता हूं, जैसे गांधी जी का सपना था ना राम राज्य, तो राम राज्य क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ध्यान से समझो, जहां ऐसा कोई स्टेट नहीं है, कोई जगह नहीं है जहां सब कुछ सही हो, 100% जहां सब कुछ सही हो, ऐसी कोई जगह नहीं हो सकती है। तो यूटोपिया बेसिकली एक इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी है जहां पे सब कुछ सही हो, और जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप लोगों को पता है प्रैक्टिकली पॉसिबल हो ही नहीं सकता है जहां सब कुछ सही हो। फिर हम बात करते हैं सफरेज क्या होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सफरेज क्या होता है। सफरेज बेसिकली राइट टू वोट, यानी कि हर इंसान को राइट हो वोट करने का, अपने कंसेंट से गवर्नमेंट चुनने का, उसको हम लोग कहते हैं सफरेज, याद रखना। फिर हम जानेंगे फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट क्या होता है, तो जितने भी अगर मेरे गर्ल स्टूडेंट जो है व्यूअर्स है, उन चीज़ को ध्यान से समझना। फेमिनिस्ट क्या होता है, तो फेमिनिस्ट आप सबको थोड़ा बहुत आप लोग पता ही होगा, जो मेल है वो भी ध्यान से समझना कि फेमिनिस्ट बेसिकली अवेयरनेस ऑफ वुमेन राइट इन इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द बिहाफ ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इक्वालिटी ऑफ जेंडर। बेसिकली फेमिनिस्ट एक ऐसा होता है जिसमें इक्वालिटी, तो बहुत लोग समझते हैं फेमिनिस्ट मीन्स प्रो वुमेन, बट फेमिनिस्ट इज नॉट प्रो वुमेन। फेमिनिस्ट इज इक्वालिटी अमॉन्ग मेन एंड वुमेन। बहुत लोग समझते हैं फेमिनिस्ट मतलब कि लड़कियों को सपोर्ट देना, लड़कियों को आगे बढ़ाना, नहीं। फेमिनिस्ट इज इक्वालिटी अमॉन्ग मेन एंड वुमेन इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल, राइट।
फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एलिगोरेसी। एलिगोरेसी का मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था थोड़ी देर पहले भी कि एलिगोरेसी बेसिकली एलिगोरी एक एक्सपेंशन ऑफ आइडिया होती है, मतलब ये विजुअलाइजिंग करना, टर्म को पोर्ट्रेट करना। जैसे इंडिया में भारत माता को पोर्ट्रेट किया, जर्मन में जर्मेनिया, या फिर तुम्हारा फ्रांस में मैंने बताया था तुम लोग को। तो इस तरह की चीज़ें जो थी वो पोर्ट्रेट करना को कहते हैं एलिगोरी, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। अब हम लोग जानते हैं आगे, दैट इज इवेंट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये अगला हमारा टॉपिक है कि कौन कौन से ऐसे इवेंट्स थे जो कि नेशनलिज्म इन यूरोप को कहा जाता है, नेशनलिज्म इन यूरोप में जो इवेंट्स हमारे हुए। तो ध्यान से समझना इन चीज़ों को। सबसे पहले नेशनलिज्म इन यूरोप का कॉन्सेप्ट आया था वो था हमारा नेशनलिज्म इन ब्रिटेन, यूके। नेशनलिज्म ब्रिटेन या यूके, जिसको हम लोग यूके भी कहते हैं, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आई थी जिसको हम लोग कहते हैं नेशनलिज्म इन ब्रिटेन, जो कि आया था, कब आया था, 1700 है, इसको कर लें, 1788 से लेकर के 1801 के बीच में आई थी नेशनलिज्म इन ब्रिटेन, ठीक है। तो ध्यान से समझना, नेशनलिज्म इन ब्रिटेन जो है वो आया था। इसमें क्या हुआ था कि स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड और इंग्लैंड, ये 4 कंट्री मिलकर के यूनाइटेड किंगडम यूके बनाया था इन लोगों ने। इससे पहले इंग्लैंड अलग था, स्कॉटलैंड अलग था, वेल्स अलग था, आयरलैंड अलग था, ठीक है, इन सारी चीज़ें। इसके पहले एक ट्रिक मैं आप लोग को बताता हूँ, बहुत सिंपल सा ट्रिक है, या सिंपल ट्रिक है, समझने की कोशिश करना, देख लो। इंग्लैंड एक अलग कंट्री, जब इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड प्लस वेल्स, ये 3 कंट्री जब मिल जाते हैं तो हमारी बन जाती है क्या, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन जी भी जिसको कहते हैं। और जब इसी में आयरलैंड भी मिल जाती है, जब ये 4 कंट्री मिल जाते हैं तो क्या होती है वो, यूके, ठीक है, तो वो हो जाती है यूके। अब हम उसके बाद बात करते हैं नेशनलिज्म इन फ्रांस। नेशनलिज्म इन फ्रांस कब हुआ था, तो 1830 से लेकर 1848 को, इसको साथ ही साथ कहा जाता है फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ यूरोपियन नेशनलिज्म। अब सर आप सवाल ये करोगे, सर फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म, यूरोपियन नेशनलिज्म, नेशनलिज्म इन फ्रांस को क्यों कहा जाता है? जबकि टाइम से देखा जाए, कायदे से देखा जाए, तो नेशनलिज्म इन ब्रिटेन जो वो पहले हुआ था, टाइम पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो पहले आया था। फिर भी नेशनलिज्म इन फ्रांस को क्यों कहा जाता है फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ यूरोपियन नेशनलिज्म? तो ध्यान से सुनो, ये जो था नेशनलिज्म इन ब्रिटेन, भले ही ये टाइम में पहले हुआ था, लेकिन इसमें कोई रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था। अब रिवॉल्यूशन क्या होता है, मैंने आप लोग को पहली वीडियो में बताया था। रिवॉल्यूशन मतलब होता है एनी ड्रास्टिक चेंज, बहुत ही, मतलब पूरी व्यवस्था को ही बदल देना, पूरा जो सिस्टम है उसी को बदल देना। इसमें कोई रिवॉल्यूशनरी चेंज नहीं आई थी, वही जो राजा रजवाड़ों का सिस्टम था, किंगशिप की सिस्टम थी, वही फिर से एस्टेब्लिश्ड हुई थी। तो इसीलिए इसको फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म नहीं कहा गया। जबकि फ्रांस में क्या हुई थी, एक पूरी सिस्टम ही बदल दी गई थी, इसलिए इसको फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ यूरोपियन नेशनलिज्म कहा जाता है। CBSE 2002 का पूछा गया क्वेश्चन है कि नेशनलिज्म इन फ्रांस जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बाद में होता है, बट व्हाई वी कॉल देम एज अ फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ यूरोपियन नेशनलिज्म? तो बिकॉज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ यूरोपियन नेशनलिज्म, दैट इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि बाद में हुई थी, इसमें क्या हुई थी चीजें कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी हुई थी, ड्रास्टिक चेंज हुई थी, एक नया कॉन्सेप्ट आया था नेशनलिज्म का, लोग यूनाइट हो रहे थे, लोग बेसिकली जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था अपर कास्ट का उसके अगेंस्ट बोल रहे थे। दैट्स व्हाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ यूरोपियन नेशनलिज्म, राइट। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ रहे होंगे। और कोई भी आपके अगर डाउट्स वगैरह हो या कोई सजेशंस हो वीडियो के कि सर आप ऐसे वीडियो बनाओ, सर आप थोड़ा सा और डिटेल में जाओ, सर आप थोड़ा ये करो, कुछ भी सजेशन आपके हो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। कोई भी आपके सवाल हो आप कमेंट करो, कि ये वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग के लिए, आप लोग के डिमांड पे, जैसा आप लोग की सजेशन, जैसा आप लोग की रिक्वायरमेंट हो, वैसा मैं इस वीडियो को बनाऊँ। तो ये था हमारा नेशनलिज्म इन फ्रांस। फिर उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यूनिफिकेशन ऑफ इटली बेसिकली इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे जानेंगे। कुछ कैरेक्टर है, कुछ नाम है, ये बेसिकली मैं इवेंट्स बताता हूँ। तो इटली में कब हुआ था, 1859 में 61 के बीच में हुआ था यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इसमें क्या हुआ था, इटली के छोटे छोटे राजा महाराजा, छोटे छोटे एरिया थे, इटालियन बोलने वाले इधर उधर रह रहे थे, उन सबको यूनाइट किया गया। अलग अलग नाम आएंगे, कैरेक्टर्स बेसिकली मैं जिनके बताऊंगा, आगे है हमारा 9 नेम्स, इनके बारे में आपको बताऊंगा। ये 9 नाम जो होंगे, ये 9 नाम इन सब चीज़ों को करेंगे। फिर हम बात करेंगे जर्मनी, सेम सिमिलर सिचुएशन लाइक इटली, वहाँ भी जर्मनी में छोटे छोटे राजे रजवाड़े थे, उनको यूनाइट करके किया गया, ठीक है। फिर नेशनलिज्म इन बाल्कन। बाल्कन के बारे में अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि बाल्कन में क्या हुई थी चीज़ें, कि बाल्कन में बहुत सारे लोग थे और बेसिकली अलग अलग लोग उसको क्लेम करते थे, तरह तरह की चीज़ें, और जिसके कारण वर्ल्ड वार 1 रिजल्ट हुआ था, ठीक। तो इस तरह की चीज़ें हुई। अब हम अगला जो टॉपिक है दैट इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। अब ध्यान से समझना, बहुत लोग बोलेंगे सर आप NCERT में तो कुछ और टर्म दिया हुआ है,
देखो मैं एनसीईआरटी आप लोग पढ़ोगे तो ये नेशनलिज्म यूरोप वाला जो चैप्टर है, ऑल्दो एनसीईआरटी इज वेरी गुड बुक, बेस्ट बुक है, उसी के हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन सिर्फ ये चैप्टर के लिए मैंने थोड़ा सा एक ऑर्थोडॉक्स आइडिया को नहीं अपना के एक नया इनोवेटिव दिया है, ताकि चीज़ें आप लोग के दिमाग में रिकॉल हो जाए, सारी चीज़ें एक साथ आपके दिमाग में चले, तो आप इसको एज ए कहानी की तरह समझ लोगे। पहले मैंने इंपॉर्टेंट इवेंट्स बता दिए, पूरा ओवरव्यू दे दिया चैप्टर का, फिर मैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स बता दूंगा, फिर मैं आगे सबके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, ताकि जैसे मान लो कि मैं इटली के बारे में तुम लोग को बताऊं और इटली के बारे में कुछ नाम लूं जो कि आपको मैं भी बताऊंगा, जिस नाम के बारे में आपको पता ही नहीं है, तो आप कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे। तो वही चीज़ें हैं। तो अब हम बात करते जैसे इटली के बारे में, जैसे मैं आपको बताया इटली के बारे में ही, अगर मान लो कि मैं नाम दे दूँ, जैसे यहाँ पे हमने लिस्ट कर रखा है इटली के नाम का, कहाँ क्या, ये देखो, ये 3 नाम मैंने कर रखा है, ठीक है, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। ये 7 नंबर से मान लो जुसेपे मैरिन का मैंने नाम लूँ, तो आप लोग जानोगे नहीं कौन है भाई जुसेपे मैरिन, तो नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैंने इसका नाम का एक अलग लिस्ट बना दिया है। तो अब हम नाम के बारे में जानते हैं कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, बेसिकली 9 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं यूरोपियन नेशनलिज्म के। पहला है हमारा फेडरिक सोरियो। फेडरिक सोरियो कौन था? एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, ध्यान रखना। फेडरिक सोरियो कौन था? तो एक फ्रेंच आर्टिस्ट था जो बेसिकली विजुअलाइज अपने ड्रीम्स को विजुअलाइज करके पेंट वगैरह बनाता था। ये सोशल और डेमोक्रेटिक यूरोप के बारे में पेंट्स वगैरह बनाता था, ठीक है। तो फेडरिक सोरियो एक विजुअलाइज अपने आइडिया को, जैसे कि इंडिया में भारत माता का पोर्ट्रेट बनाना पेंटर ने बनाया, तो इस तरह के अपने आइडिया को ये भी फेडरिक सोरियो जो था ये विजुअलाइज करता था अपने आइडिया को, और उसको एज ए पेंटिंग के फॉर्म में आगे करता था, ठीक। फिर उसके बाद अगला कैरेक्टर है नेपोलियन बोनापार्टो। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। नेपोलियन बोनापार्टो कौन था? तो फ्रेंच डिक्टेटर था, हु अगेंस्ट मतलब कि जिसने क्या हुआ था, फिर से डेमोक्रेसी को डेमोलिश कर दिया। पहले देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन 2 बार आया, एक बार फ्रेंच रिवॉल्यूशन पहले आया तो उसमें क्या हुई थी कि नेपोलियन बोनापार्टो आ गया था, मैंने पहले वीडियो में काफ़ी डिटेल में इसको बताया। फिर उसके बाद नेपोलियन बोनापार्टो ने आके अपनी डिक्टेटरशिप लगा दी, लेकिन फिर भी वो और सारे स्टेट्स के कंपेयर में और पुरानी सोसाइटी के कंपेयर में ठीक ठाक था। फिर उसके बाद हम लोग जानते हैं लुइस फिलिप के बारे में। अब ये कौन था सर? तो लुइस फिलिप कौन था? एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क था, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क था, ठीक, जो कि बेसिकली फ्रांस में ही फ्रेंच में जब दूसरा रिवॉल्यूशन आया था 1830 में, तो उसके बाद लुइस फिलिप ने बना ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क अब क्या होता है? तो मोनार्क मतलब राजा था लेकिन राइट्स लोगों को बराबर देता था, उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मतलब कि बराबर का राइट। जैसे कि पहले जो फ्रेंच में राजा होते थे वो क्या करते थे, नोबल क्लर्जी को एक स्पेशल एडवांटेज देते थे, पीजेंट्स को कम देते थे। लेकिन लुइस फिलिप जो था ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क वर्ड जहां पे है, मतलब राजा तो है लेकिन सबके लिए बराबर कानून है। ऐसा नहीं किसी के लिए कुछ और कानून हो, किसी और के लिए कुछ और कानून, नोबल के लिए अलग हो, क्लर्जी के लिए अलग हो और आम जनता के लिए अलग कानून, ऐसा नहीं है करता था। तो ये एक लुइस फिलिप एक राजा था जो कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क था, तो सबके लिए इक्वालिटी डालता था। ये था हमारा लुइस फिलिप। इसके बाद हम लोग जानेंगे कैसु विलियम वन। कैसु विलियम वन कौन था? तो इसको समझो, ये एक प्रोक्लेम जर्मन एम्पेरर था आफ्टर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ये बेसिकली एक यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए स्टार्टिंग में जो चीज़ें कही गई थी, ये एक प्रोक्लेम जर्मन एम्पेरर था, ठीक है, जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जो 1871 में हुई, इसको लेकर के काफ़ी हद तक चीज़ें कर रहा था, ठीक है। ये जर्मनी से रिलेटेड हो गया, ठीक। इसके बाद ये 3 जो नाम हैं, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, 5, 6 और 3rd, ये इटली से रिलेटेड है। पहला नाम है इटली से रिलेटेड कौन? तो पहला नाम ध्यान से समझो, जुसेप्पे मैरिन। जुसेप्पे मैरिन क्या था? इसने एक और चीज़ नाम रखना, ये स्टेब्लिश किया था यंग इटली। इसने स्टेब्लिश किया था यंग इटली। अब यंग इटली क्या होता है? तो बेसिकली इन्होंने यूथ को काफ़ी ज़्यादा यूनाइट किया था और बताया था दिस इज योर यूरोप, दिस इज योर इटली। और ये यंग इटली की बात नहीं है, यंग इटली सिर्फ इटली में ही नहीं, ये पूरे यूरोप में फैली थी। वहाँ के यूथ यूनाइट हो गए थे। ये जो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी, जो एरिस्टोक्रेट्स की सोसाइटी आ गई थी, उसके अगेंस्ट यूनाइट होकर के ये लोग बातें आगे कर रहे थे, चीज़ों को समझा रहे थे और लोगों को बता रहे थे कि भाई ये हमारे साथ गलत हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हमारा हो रहा है। लोग के अंदर इनकरेज अवेयरनेस फैलाने का काम इन्होंने किया। फिर उसके बाद थे जुसेपस गैरिबेल्डे। इसके नाम थोड़े डिफिकल्ट वगैरह हैं, आप लोग देख लेना, ठीक है, अच्छे से देख लेना नाम वगैरह को स्पेलिंग के साथ। जुसेपस गैरिबेल्डे ये बेसिकली लीडर थे किसके? आर्म रिवोल्यूशनरी वॉलंटियर्स। बेसिकली आर्म रिवोल्यूशनरी वॉलंटियर्स बेसिकली एक जो हमारे यूथ थे उनको एक आर्म यानी कि ये देते थे, हथियार देते थे, और एक रिवोल्यूशनरी जो कि एक
प्रो चेंजर जा करके जो चेंज कौन करेगा, तो इसके बारे में बताने का काम कौन करते थे, इसके बारे में लोगों को यूनाइट कौन करते थे, जो आर्म की जरूरत हो, आर्मी की जरूरत हो, तो जूसेप्पे गैरिबल्डी, ठीक है। इन्होंने इसको हम लोग बिस्मार्क ऑफ इटली भी कहा जाता है, इसको बिस्मार्क ऑफ इटली क्यों कहा जाता है, बिस्मार्क ऑफ इटली, तो ध्यान से बिस्मार्क कौन है, तो समझना बिस्मार्क एक जर्मनी का इंपेरर, अब जर्मनी का बेसिकली यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में जो हम लोग जानेंगे तो बिस्मार्क के बारे में जाएंगे। मैं बताता हूँ बिस्मार्क ऑफ इटली इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिस्मार्क ने जर्मनी को यूनाइट किया, जिसने 3 लड़ाई लड़ी थी बिस्मार्क ने। इसके बारे में आगे जस्ट बताऊंगा 2-3 मिनट में, अगला ही नेक्स्ट टॉपिक है बिस्मार्क। तो इसलिए इसको बिस्मार्क ऑफ इटली भी कहा जाता है। 1 नंबर का पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया कि 2004 या 5 में पूछा गया है कि बिस्मार्क ऑफ इटली किसे कहा जाता है, तो जूसेप्पे गैरिबल्डी। उसके बाद आता है हमारा 7 नंबर, इसको तुम लोग डेकोरेट से याद कर लो या फिर काउंट कैमिलो डेकोरेट, कैमिलो से याद कर लो। ये कौन था, तो ये मोमेंट को लेड किया था, ठीक है, मोमेंट को लेड किया था, और इसको ब्रेन ऑफ इटली भी कहा जाता है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, विच पर्सन इज नोन एज ब्रेन ऑफ इटली, तो बेसिकली डिप्लोमैट था। डिप्लोमैट मतलब कि अपने ब्रेन लगा के, दिमाग लगाकर लोगों को, जैसे मान लो कि लड़ाई भी ना हो, डिप्लोमैट तरीके से जाके बात करता था, सामने वाले से मुझे दे दो, ये कर दो, वो कर दो, तरह की चीजें कर करके ये इटली को यूनाइट किया था। और ये फर्स्ट पीएम, या फिर फर्स्ट नहीं, आई थिंक ये पीएम हुआ था इटली का, ये पीएम भी हुआ था, ठीक है। और ये मैं एक्स्ट्रा बुक में नहीं दी हुई, फिर भी मैं बता देता हूँ, ये इटली का पीएम भी हुआ था, ठीक। और इसको ब्रेन ऑफ इटली भी कहा जाता है, ठीक। और तुम्हारा एक के मैंने बता ही दिया कि तुम्हारा ये जूसेप्पे मैरिन को कहा जाता है क्या, कि तुम्हारा सोल ऑफ इटली, सोल ऑफ इटली के साथ जूसेप्पे मैरिन को कहा जाता है हमारा सोल ऑफ इटली। ब्रेन ऑफ इटली मैंने बता ही दिया। और एक हमारा क्या है, स्वॉर्ड ऑफ इटली, ठीक है। जूसेप्पे गैरिबल्डी को कहा जाता है स्वॉर्ड ऑफ इटली। बेसिकली स्वॉर्ड ऑफ इटली से कहा जाता है क्योंकि उसने आर्म से लोगों को यूनाइट किया। और इसको ब्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि कैमिलो को ब्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने डिप्लोमैट तरीके से चीज़ों को समझाया। और उसको स्वॉर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाता था। ये थी हमारी इटली की कहानी। अब मैं इटली के बारे में जब बताऊंगा आगे, तब आपको इस तीनों नेम में लूंगा, तो आप लोग को पता रहेगा कौन क्या नाम है, किसका क्या काम था, और किसने क्या क्या हमारे इसमें किया। अगला है हमारा, ये नाम जो है अगला, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, बेसिकली 9 के 9 इंपॉर्टेंट ही नाम है। अगला जो नाम है वो है हमारा विक्टर इमेरेट II। ये क्या था, इसने, ये किंग था इटली का, बिकम द किंग ऑफ इटली। ये किंग बना था इटली का यूनिफिकेशन के बाद। उसके बाद ऑटो वैन बिस्मार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। बिस्मार्क, बिस्मार्क क्या था, तो बिस्मार्क के मैंने बात आपको एक ओवरव्यू दिया था। इसने 3 लड़ाइयाँ लड़ी अपनी जिंदगी में, टू यूनिफाई द जर्मनी, जर्मनी को यूनिफाई करने के इसने 3 लड़ाइयाँ लड़ी। 3 समझ लो, 3 लड़ाइयाँ। एक तुम्हारा ऑस्ट्रिया से, डेनमार्क से और नीदरलैंड से। ये 3 लड़ाइयाँ इसने लड़ी थी जर्मनी को यूनाइट करने के लिए और उसके लोगों को यूनाइट करने के लिए। 3 लड़ाई जीत करके एट लास्ट ये जर्मनी को यूनाइट कर देता है। ये थी हमारी इंपॉर्टेंट नेम्स। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करते हैं। ये भी मैंने एक जगह लिस्ट बना दी है। हाँ, आप लोग अगर PDF चाहिए तो नंबर मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप लोग एक मैसेज ड्रॉप कर देंगे, सर आई नीड PDF, मैं आपको PDF, फ्री PDF प्रोवाइड करा दूंगा। इसके साथ ही साथ मैं क्लास 10th की फ्री क्लासेस, मतलब 30 डेज डेमो फ्री क्लासेस देता हूँ शाम में लाइव 7:30 बजे जूम ऐप पे। तो जिन लोगों को वो क्लास अटेंड करनी है वो लोग आ सकते हैं जूम ऐप पे, क्लास अटेंड कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर देंगे, मैं आपको उन क्लास में जोड़ दूंगा। और अदर क्लासेस के लिए क्लास 6 to 9th के लिए 2 डेमो क्लास फ्री है, वो मैं पर्सनल दूंगा, ठीक है। वो 2 डेमो क्लास आपकी फ्री होगी। बेसिकली 10th क्लास का मैं बैच चलाता हूँ, उसमें आप लोग आ सकते हैं। 30 डेज फ्री डेमो है, 30 डेज फ्री डेमो, समझ लो भाई, आजकल 2-3 से ज़्यादा कोई डेमो देता नहीं, मैं 30 डेज फ्री डेमो दे रहा हूँ। खैर, एनीवेज, तो हम लोग जाते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या क्या है, पहला है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मैंने आप लोगों को बता दिया 1789 में। दूसरा है हमारा सिविल कोड 1804 में। तीसरा है हमारा सिविल कोड, बेसिकली नेपोलियन बोनापार्टो ने लाया था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में नेपोलियन बोनापार्टे आया तो सिविल कोड लाते, इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। तीसरा है हमारा ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था 1850 में, जिसमें बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन हार जाता है और प्रैब नेशन जो कि थे प्रोएशिया, रशिया, तुम्हारा वो ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ये चारों नेशन से हार जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होती है चीज़ें कि उसको बैटल ऑफ वाटरलू, ट्रीटी ऑफ वियना साइन होता है, इसके कारण क्या होती है, फिर से पुरानी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी फ्रांस में आ जाती है। उसके बाद ग्रेट इकोनॉमिकल हार्ट से, बेसिकली इकोनॉमिकल डिप्रेशन हुआ था 1830 में, ठीक है। जो एज ऑफ रिवॉल्यूशन वाला टाइम बताता हूँ क्यों हुआ था, उसमें पॉपुलेशन इंक्रीज की गई थी, रिसोर्सेज की कमी हो गई थी, तो इस दौर में बहुत ही तगड़ा एक रिवॉल्यूशन आया था, ठीक। फिर उसके बाद ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल
हिनापोली बेसिकली ये ग्रीस इंडिपेंडेंस हुई थी 1832 के बारे में। ग्रीस जो इंडिपेंडेंट ग्रीक इंडिपेंडेंट वार हुई थी, इसमें ट्रीटी हुई थी और ग्रीक इंडिपेंडेंट हुआ। इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे जानेंगे। उसके बाद तो बेसिकली जर्मन स्टेट जो थे, जर्मन स्टेट क्या हुए थे, वो यूनाइट हुए थे। कब हुए थे यूनाइट? तो पहले जर्मन स्टेट्स अलग अलग थे। जर्मन स्टेट्स 1834 में यूनाइट हुए थे, उसके बारे में भी चीज़ें दी गई है। फिर उसके बाद फ्रैंकलिन पार्लियामेंट 1848 में जर्मनी में इस्टेब्लिश किया गया। जब जर्मनी के बारे में जानेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम जानेंगे जर्मनी के बारे में, तो हम जानेंगे कैसे जर्मनी में यूनाइट हुआ था। ये फ्रैंकलिन पार्लियामेंट है। फ्रैंकलिन पार्लियामेंट बेसिकली जैसे इंडिया के पार्लियामेंट का नाम पार्लियामेंट है, हर जगह होता है। जैसे कि मालदीव्स का मजलिस नाम है। यूके के पार्लियामेंट का नाम कांग्रेस है। जापान का है तुम्हारा ड्यूक, रशिया का ड्यूमा। इस तरह के यहाँ के जो पार्लियामेंट का नाम था फ्रैंकलिन पार्लियामेंट, ये बनाया गया था। उसके बाद हम यूनिफिकेशन, ये तो मैंने आप लोगों को बताया कि इटली 1861 में हुआ था, जर्मनी 1871 में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। और जर्मनी में तुम्हारा मैंने बताया था बिम्स्टेक जो है उसने 3 लड़ाइयाँ लड़ी थी। पहले डेनिश प्रुएशियन वार, प्रुएशिया जर्मनी का ही पुराना नाम है। एस्ट्रो प्रुएशियन वार 1866 में, फिर फ्रैंको प्रुएशियन वार 1870 में। ये बेसिकली 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी जर्मनी को यूनाइट करने के लिए। तो समझना होगा कि इस तरह की इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी गई थी उस दौर में, इन सब चीज़ों को ओवरलैप समझने के लिए। फिर बाल्कन टेंशन मीन्स क्या होता है? तनाव। ऑब्वियस सी बात, आप सबको पता ही है। बोलते नहीं टेंशन से हो रहा है सर, ये हो रहा है, एग्जाम का टेंशन है, तरह तरह की चीज़ें आप लोग बोलते हो। तो टेंशन बेसिकली पता है, बाल्कन एक एरिया था जिसके बारे में मैंने आप लोग बताया कि जो कि काफ़ी मतलब कि कंट्रोवर्शियल एरिया था। फ्रेंच क्लेम करते थे वो उनका है, नेपोलियन बोलते थे वो उनका, सारे लोग अलग अलग क्लेम करते थे। तो इस तरह की चीज़ें जो थी वहाँ पे आई हुई थी। और टेंशन बहुत ज़्यादा क्रिएट हुआ था 1871 से वहाँ टेंशन चल रहा था, जो कि 1914 से लेकर 1918 के बीच में जो वर्ल्ड वार 1 हुआ, उससे जाकर के टेंशन खत्म हुई। इतना बड़ा वर्ल्ड वार, पहला जो वर्ल्ड वार 1 होता है वो इसी के कारण होता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है आगे बढ़ रही थी। उसके बाद अब हम लोग जरा एक बार, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दे दिया, इंपॉर्टेंट इवेंट बता दिया, इंपॉर्टेंट डेट्स बता दिया, इंपॉर्टेंट नेम्स बता दिए, एक ओवरव्यू दे दिया चैप्टर का। अब थोड़ा सा हम लोग डिटेलिंग में सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। आज मैं एक आध टॉपिक और करा देता हूँ, उसके बाद हम कल इसके बाद करेंगे। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल मेरा है, आपका नहीं है। इट्स नॉट योर मी, इट्स आवर चैनल। और जो भी आपके सजेशंस हो, सर आप थोड़ा धीरे बोलो, सर आप थोड़ा तेज बोलो, सर आप थोड़ा डिटेलिंग में और करो, जो भी आपके सजेशंस हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, या फिर कोई भी आपके जो सवाल हो वो भी आप लिखें कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं उस हिसाब से अपने आगे वाली वीडियो जो है उसको सही से करूँ। तो सबसे पहले आज हम लोग नेपोलियन के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद कल हम लोग जानेंगे क्या है हमारा फीचर्स ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन के सिविल कोड के फीचर, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये बेसिकली हर तीसरे चौथे साल पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नेपोलियन सिविल कोड? तो हम जो नेपोलियन का सिविल कोड जो लाया था 1804 में, उसके क्या क्या फीचर्स थे? तो देखो, सबसे पहले क्या था उसमें, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि सबके लिए कानून बराबर थे। राइट टू प्रॉपर्टी कोई भी खरीद सकता था, अमीर हो गरीब हो। पहले राइट टू प्रॉपर्टी जो पीजेंट्स थे उनके पास नहीं थी। एवोल्यूश फ्यूडल सिस्टम बेसिकली राजा रजवाड़ों का जो सिस्टम था उसमें उस सिस्टम को इसमें एवोल्यूश कर दिया था, खत्म कर दिया था, ठीक है। और पीजेंट्स जो थे उसको फ्री कर दिया था स्लेवरी से। पहले बधुआ मजदूर का बहुत ट्रेंड था, फोर्स लेबर्स को जबरदस्ती जो थे किंग्स वगैरह या फिर नोबल क्लर्जी थे, जबरदस्ती पीजेंट्स को स्लेव लेबर में ले आते थे, तो उसको उन्होंने खत्म कर दिया था। ट्रांसपोर्ट और कॉमर्स इसने फ्री कर दिया था, मैंने आपको बताया था। टैक्स वगैरह जो था ट्रांसपोर्ट कॉमर्स पे इसने फ्री कर दिया था। और ये तो थी पॉजिटिव पॉइंट्स। अब बात करते हैं हम लोग कुछ इसके निगेटिव पॉइंट्स के। तो इसके ड्रॉबैक्स क्या थे? इसने टैक्स को इंक्रीज कर दिया था। टैक्स को क्यों इंक्रीज किया था? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस था, बहुत ही ज़्यादा ये उसको अपनी सरहदें बढ़ाने का बहुत ज़्यादा मूड था। तो जब सरहदें बढ़ेगी तो जंग लड़ेगी, जंग जब लड़ी जाएगी तो पैसे की जरूरत होगी, पैसे की जरूरत होगी तो पैसे कहाँ से लेगा? टैक्स के फॉर्म में लेगा। तो उसने टैक्स बढ़ा दिया। सेंसरशिप इसने काफ़ी हद तक बढ़ा दी, लोगों के ऊपर कोई इसके अगेंस्ट में नहीं बोल सकता था। जबरदस्ती इसने, अब देखो जंग जब लड़ी जाएगी तो आर्मी की जरूरत होगी, आर्मी की भी जरूरत होगी, तो आर्मी के लिए जबरदस्ती इसने रिक्रूट कराने की कोशिश की गई हर जगह से, ठीक है ना। जबरदस्ती से रिक्रूट वगैरह कराया लोगों को कि भाई आओ रिक्रूट हो जाओ, तरह तरह की चीज़ें अपने आर्मी में जबरदस्ती इसने रिक्रूट कराने की कोशिश की गई, ठीक है। इसके बाद हमारा यूनिफिकेशन ऑफ इटली है, फिर उसके बाद हमारा है यूनिफिकेशन ऑफ इटली है, उसके बाद जर्मनी है, फिर उसका यूके है, और बस ये 3 अब हमारा बचा हुआ है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी तक मैंने आप लोग को जो जो कराया
यूनिफिकेशन या फिर फ्रांस में जो आपका रिवॉल्यूशन आया था उसके बारे में आप लोगों को बताया। कल हम लोग या नेक्स्ट वीडियो जब मैं डालूंगा कल, उसमें हम यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ यूके के बारे में जान लेंगे और उसके बारे में हम लोग जान लेंगे। और फिर उसके बाद चीज़ें जो है आपको ऑल क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा एक ओवरव्यू 1 घंटे के अंदर में सारे चैप्टर को एक समराइज करके आप लोगों के सामने डाल दूं। और आप लोग इस वीडियो को देखें, इसके लिए शुक्रिया। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। और जो भी आपके कमेंट्स हो, क्वेश्चंस हो, वो आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं वहीं पर रिप्लाई दूंगा। और ज़्यादा आपको पीडीएफ चाहिए होगा, हाँ फ्री पीडीएफ आपको चाहिए हो तो मेरे नंबर पे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहाँ पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ भी नोट डाउन कर या यहीं पे नोट डाउन है, 9891212549 है मेरा नंबर है। व्हाट्सअप आप कर सकते हो। पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको फ्री पीडीएफ दे दूंगा। साथ ही साथ क्लास 10th की मैं बैच चलाता हूँ, तो बैच में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 30 डेज फ्री डेमो है, 30 डेज का फ्री डेमो है। आप लोग आइए एक बार कोर्स देखिए, आप लोग को अच्छा लगे तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो भी क्लास और अदर क्लासेस के लिए, क्लास 6 से लेकर के 9वीं के लिए, प्लस 6 to 9 प्लस 11-12 की आपकी आर्ट्स और साइंस सब्जेक्ट के लिए अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं पर्सनल में, तो आप पर्सनल में आकर मुझसे पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ मैं रोज़ एक एक वीडियो डालता हूँ और उन सारी क्लासेस की भी मैं वीडियो डालूंगा। तो आप लोग इंतजार करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रैक इट विथ आदित्य। थैंक यू।